बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वीकेंड भी आपका अच्छा खासा गुजरा होगा। बिल्कुल। तो जनाब, मैं हूँ प्रोग्राम में उज़ैर मलिक और मेरे साथ है नजफ राजा। नाजरीन, नए हफ्ते का आगाज़ है और मंडे अमूमन स्लो होता है बट हमारा बहुत फास्ट है बिकॉज वी हैव सो मच टू टेल। इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है, न्यूज़ है, इसके अलावा डिफरेंट सेगमेंट्स भी है। शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से भी हम बात करेंगे और इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, लेकिन हाईलाइट से करेंगे। और हाईलाइट का आगाज़ कहाँ से होता है? हाईलाइट्स के आगाज़ में आपको तो पता ही है, सबसे पहले हम जानते हैं मौसम की सूरत हाल के। मुल्क भर में मौसम किस तरह का रहने वाला है। उसके बाद कुछ बात करेंगे सियासी सूरत हाल की कि सियासत के ऐवानों में आखिर हलचल क्यों है और ख़ास तौर पर ऐवान सदर में क्या हो रहा है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में शामिल है सानिया APS के हवाले से खुसूसी सेगमेंट, जिस पे हम बात करेंगे उस बदकिस्मत सानिया में जान की बाजी हारने वाले शोहदा के लवाहिकीन से। और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सुनो डिजिटल के उस पॉडकास्ट की हकीकत पर जिसने शोबिज़ इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मारूफ टिकटॉकर और व्लॉगर रजब बट ने एक ही रोज़ में गिरफ्तार होने के बाद रिहाई उनकी कैसे होगी। और आज आपको ये भी बताएंगे कि मुख्तलिफ सितारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। और प्रोग्राम के आखिर में शामिल होगा हमारा खुसूसी सेगमेंट कुरान और साइंस, जिसमें आज जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ और बका के लिए आखिर पानी की अहमियत क्या है और इस हवाले से कुरान और साइंस में क्या मुताबिकत पाई जाती है। लेकिन उसके लिए आपको प्रोग्राम के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है, कोई सेगमेंट मिस नहीं करना। और अगर हो जाता है तो सोशल मीडिया है ना, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। क्योंकि ना चाहते हुए भी हो तो जाता ही है ना। हाँ, हो ही जाते, जाहिर बात। आपने और भी बहुत सारे काम करने होते हैं हमारे प्रोग्राम को देखते हुए, तो वहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। कमेंट भी करें, हमें बताइए आपको ये सेगमेंट कैसा लगा और आप मजीद क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि हम अपना जो प्रोग्राम है वो आपकी पसंद की बेस पे डिजाइन करते हैं जनाब। जो सेगमेंट्स आप पसंद करते हैं उन्हीं को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है मौसम की सूरत हाल जान ली जाए। मौसम के बारे में बात करते हैं, आइए। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मुल्क भर में मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से गिर गया है। झीलें और आबशारें जम गई हैं। वादी सवात के सयाहती मकामात मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी से नज़ारे और भी हसीन हो गए हैं। दिलकश और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने बर्फबारी वाले इलाकों की तरफ रुख कर लिया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से गिर गया है। खून जमा देने वाली सर्दी की लहर शुरू हो गई है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -5 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात कर लेते हैं। स्कर्दू में कम से कम पारा -12 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मकामात पर मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की, जहां बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। शहर का कम से कम दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 17 और कम से कम 2 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, गड़ी दुपट्टा और वादी नीलम में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। और अब आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। फूलों के शहर पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात कर लेते हैं, जहां मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा और शहर का कम से कम पारा 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात और कुर्रम में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपको लिए चलते हैं सुबह पंजाब की तरफ, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, वहाँ पर मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा और शहर में कम से कम पारा 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने की तवक्को है। और अब मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहाँ पर कम से कम पारा 5
اور زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مری، گلیات اور گرد و نواح میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ صبح کے اوقات میں ساہیوال، اکاڑا، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، بہاول نگر اور گرد و نواح میں بعض مقامات پر ہلکی دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ اور اب رخ کر لیتے ہیں صوبہ بلوچستان کی طرف، جہاں بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ کوئٹہ کا درجہ حرارت کم سے کم -2 اور زیادہ سے زیادہ 16 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئٹہ، چمن، زیارت، پشین، چاغی، قلعہ عبداللہ اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اور اب آخر میں ہمیشہ کی طرح ذکر کرتے ہیں صوبہ سندھ کے موسم کا، جہاں بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ شہر قائد کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 اور زیادہ سے زیادہ 27 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ حیدرآباد کی بات کر لیتے ہیں، وہاں پر کم سے کم درجہ حرارت 10 اور زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صبح کے اوقات میں سکھر، شکارپور، کشمور، خیرپور اور گرد و نواح میں ہلکی دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ تو ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ نے جانی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 16 دسمبر ہے اور 10 برس پہلے پشاور میں قیامت برپا ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ اے پی ایس کا سانحہ ہوا، اور اس کے بعد آج اس دن کی یاد منائی جا رہی ہے۔ ان شہیدوں کو، ان شہداء کو یاد کیا جا رہا ہے جو کہ اس دن شہادت کے بلند درجے پر فائز ہوئے، اور ان کے جو لواحقین تھے اور جو انہوں نے جس طرح صبر سے اتنے دکھ کو برداشت کیا، آج ہم اس دن کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ ملکی تاریخ کا ناظرین یہ سیاہ ترین دن ہے، کیونکہ 1971 میں اسی دن پاک سرزمین دو لخت ہوئی۔ پھر ٹھیک 43 سال بعد 16 دسمبر 2014 میں دہشت گردی کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس ناقابل فراموش سانحے کو 10 سال مکمل ہو گئے۔ آج ہی کے دن بزدل دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور کو نشانہ بنائے، کئی معصوم پھولوں کو اپنے وحشی پاؤں تلے روند ڈالا۔ حملے میں 132 کم عمر طلبہ، اسکول سٹاف سمیت تقریباً 250 کے قریب بے گناہ افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا، اور اس واقعے نے پوری قوم کو ایک ایسے صدمے سے دوچار کیا جو آج بھی ان کی یادوں کو تازہ ہم کر رہے ہیں۔ جی ہاں، 150 کے قریب تقریباً شہادتیں ہوئیں۔ سانحہ اے پی ایس کی برسی کے موقع پر آج ملک بھر میں دعائیہ تقریب اور تعزیتی سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جبکہ شہداء کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے اور انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ پیغامات بھی جاری کیے گئے، جس میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم دہرایا گیا، اور یہ بھی عزم کیا گیا کہ پاکستانی قوم اپنے شہیدوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ سانحہ اے پی ایس کے شہداء اور ان کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے آج اسلام آباد اور لاہور کے تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے، اور آج تعلیمی ادارے بند ہیں۔ حملے میں شہید ہونے والے پرنس طاہرہ قاضی کی بہادری اور جرت کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ ان کی فرشناسی کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ بہادر خاتون دہشت گردوں اور بچوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑی رہیں، اپنی جان کی قربانی دے کر کئی معصوم جانوں کو انہوں نے بچایا۔ شہید پرنسپل طاہرہ قاضی کے صاحبزادے احمد قاضی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ احمد قاضی صاحب، سانحہ اے پی ایس کو آج 10 سال مکمل ہو گئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اے پی ایس کے شہداء کو ہم دیکھ رہے ہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، سیمینارز ہو رہے ہیں، دعائیہ تقریبات ہو رہی ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے کیا کہیں گے؟ کیا آپ کے جذبات ہیں؟ کیا احساسات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار کہ آپ لوگوں نے ہمیں آج کے دن ابھی 10 سال گزرنے کے باوجود بھی یاد رکھا۔ دیکھیں 10 سال گزر گئے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم میں سے کوئی بھی جو افیکٹیز ہیں وہ اس دن سے باہر نکل پائیں۔ آج صبح بھی کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی بات ہو رہی تھی کہ آج بھی وہ جو جس طرح سے وہ جو ایمبولینسز تھیں، جس طرح سے وہ جو ہاسپٹلس کا حال تھا، جس طرح سے وہ جو معصوم بچوں کو جو کہ یونیفارم میں تھے، اور سنس میں بھی اسکول سے 7 سال پڑھ چکا تھا تو
उस यूनिफॉर्म में बच्चों को आते हुए देखना, उनकी डेड बॉडीज आते हुए देखना, उनकी सरों पे, उनकी बॉडीज पे गोली लगना, वो एक ऐसी मेमोरी है जो कि मेरे ख्याल से आई डोंट नो कि शायद इस ज़िंदगी में कभी हटेगी भी दिमाग बिल्कुल। से कि नहीं। इट्स अ प्रोलॉन्ग मेमोरी। और इसका कोई हल तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन जो हुआ था, जिस तरह की वो कहते हैं ना कि इंसानी जान के साथ जिस तरह से उन लोगों ने क्या नाम है उन पे गोलियां चलाई, जिस तरह से उन्होंने उस दिन की हरकतें जो हैं, अगर वो आप देखते हैं, जिस तरह से उन बच्चों को निशाना बनाया गया, अब उसको अहमद, लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता। आपकी 10 बात साल में बाद भी कोई मेरे शक ख्याल से वो नहीं वैसे ही है, ताज़ा हैं जैसे उस कि दिन के 10 साल दर्द पहले और थे। दुख को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आपकी वालिदा ने बड़ी हिम्मत और हौसले की मिसाल हैं वो, उन्होंने जो जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम की है, शोहदा के लवाहिकीन की हिम्मत और हौसले पहाड़ की तरह बुलंद हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपको एक शहीद माँ का बेटा होने पर कितना फ़ख्र है? देखिए, फ़ख्र तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस दिन जो उन्होंने किया, एक तो उन्होंने हमारे लिए एक ऐसी मिसाल पीछे छोड़ दी, और पूरे मुल्क में जिन बिल्कुल। लोगों को, जो लोग एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ते हैं, उन सब के लिए ऐसी एक मिसाल छोड़ दी है कि जब आपकी आपके ये एजुकेशन सेक्टर जो है, ये एक कमिटमेंट टू कॉज है। ये मतलब ये नहीं है कि ये एक नौकरी है जिस पे आप लोगों को सैलरी मिलती है, बल्कि ये कमिटमेंट टू कॉज है। वो उस बिल्कुल। दिन आराम से निकल सकती थी, वो उस दिन आराम से बच सकती थी, लेकिन उन्होंने ये पुख्ता अज़म था उनका कि उन्होंने जितने बच्चों को बचा सकती थी वो उन्होंने वो कोशिश की, और उसी के दौरान उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया। और यहाँ तक कि उनका अपना एक स्पेशल बच्चा था, जो कि मेरा बड़ा भाई है, जो कि स्पेशल बच्चा है, उसको भी उसका भी ख्याल ना करते हुए, क्योंकि उस वक्त वो उन बच्चों की माँ बन गई थी। तो आई थिंक जो प्राइड है, जो लेवल ऑफ कमिटमेंट उन्होंने उस दिन दिखाई, वो प्राइड तो एक और लेवल का है। और साथ साथ ऑब्वियसली जब वो अब इस दुनिया में नहीं है, खैर शहीद को तो शहीद तो हमेशा जिंदा होते हैं, बेशक। और ये हमारा ईमान है, लेकिन अब हमारे पास नहीं है, अल्लाह के पास हैं। तो एक वैक्यूम जरूर फील होता अहमद, है, लेकिन बिल्कुल एट द सेम बिल्कुल टाइम अहमद, जो ये जो उन्होंने है ना, किया है ये वो बहुत खला, हाई लेवल ये छोड़ा। कभी पुर नहीं हो सकता। ये जो नुकसान है ना, ये बहुत बड़ा और नाकाबिले तलाफी नुकसान है। आपकी वालिदा के जाने के That's बाद true. वो शहीद हुई, क्या जिंदगी में तब्दीली आई, किस तरह से घर में क्या तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा हुई? देखें, वालदा चाहे शहादत से जाए या चाहे वैसे ही जाए, चाहे जिस उम्र में भी जाए, चाहे आप 80 साल के हों, चाहे आप 10 साल के हों, चाहे आप 20 साल के हों, वालदा जब जाती है तो उससे तो घर का निज़ाम बिल्कुल ही बदल जाता इस है। चीज़ में ज़िंदगी कोई वो शक नहीं रहती, उस लेवल का कंफर्ट ज़िंदगी में नहीं रहता। ज़िंदगी बिल्कुल ऊपर नीचे किस्म की हो जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो एक आम औरत तो थी नहीं, उन्होंने तो ना सिर्फ स्कूल संभाला हुआ था, बल्कि घर का। हम सब बच्चों ने कभी ये नहीं महसूस किया कि चीज़ें कैसे हो रही थीं, कैसे उन्होंने सारी चीज़ों को संभाला हुआ था, किस तरह उनका वो जो प्यार है। बिकॉज ऑब्वियसली आपके दिन में ऊपर नीचे चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन वो आपको एक जगह कंफर्म थी कि आप जब वहाँ जाएंगे अपनी वालदा के पास, तो सारी चीज़ों का हल निकल आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज़ें तो नहीं थी, और वो चीज़ें नहीं रहीं, वो सारा निज़ाम बिल्कुल ऊपर नीचे हो गया। लेकिन ये कि अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने उनको ये रुतबा देना था। और बिल्कुल, वो मेरे बड़ा वालिद साहब ने उन्हें जो फौज है में ना, ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह ताला ने लेकिन ये रुतबा दिया और हम सबको इस पर फख्र है। आपको बड़ा प्राउड है, और जिस तरह से उन्होंने बच्चों को बचाते हुए जो है ना अपनी जान का नजराना दिया, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। 10 साल हों, 100 साल हों, बिल्कुल। हम कभी नहीं भूलेंगे। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। ये कैसी करबला हुई बर्पा पेशावर में, लहू में डूबे मेरे बच्चे मारे गए, रहेंगे याद हमें आने वाली नस्लों तक वो नक्शे पा जो खून से उभारे कर। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए। मुल्क में इस वक्त हम देखते हैं कि सियासी इंतशार जारी है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात पर डेडलॉक बरकरार है। पीटीआई ने हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए 14 दिसंबर की डेडलाइन दी थी, जो कि गुजर गई है, मगर अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने धमकी लगाई कि सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुतालिक बानी पीटीआई के फैसले पर हर सूरत अमल करवाया जाएगा। ताहम पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने पीटीआई को सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील की है। हुकूमत को एक तरफ पीटीआई के एहतजाज का सामना है, तो दूसरी जानिब इत्तेहादियों ने टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ नया महाज खोल दिया है।
دونوں جماعتوں کے درمیان پنجاب سے شروع ہونے والے اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ دریائے سندھ کے کینال کے معاملے پر بھی دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلانے پر بھی پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا۔ مہنگی LNG کی درآمد پر بھی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ MQM پاکستان بھی حکومت سے ناراض دکھائی دے رہی ہے اور خالد مقبول صدیقی نے حکومت سے علیحدہ ہونے کا اشارہ دے دیا ہے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان جاری محاصرائی میں وزیر اعلیٰ KP کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے یہ دعویٰ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ہٹانے اور بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ایوان صدر میں خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں، مگر عوامی رائے کے برعکس جو بھی وزیر اعظم آئے گا وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ اسی تمام تر صورتحال پر ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب۔ ہمایوں صاحب، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ یہ کہیے گا کہ مذاکرات کی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، حکومت سے مذاکرات کا معاملہ آخر پہنچا کہاں تک ہے اور رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جی، مجھے نہیں معلوم کہ حکومت کیوں جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک آپشن دیا ہے وہ کیوں نہیں لے رہی۔ دو تین وجوہات ہیں، وہ شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید پریشر ڈالنا ہوگا، یا چاہے یہ جو کورٹس کے تھرو یا ملٹری ٹرائلز کے تھرو یا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس لحاظ سے، حالانکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان سب کے ملا کے جتنے سٹرونگ نروز ہیں نا، عمران خان اس سے زیادہ سٹرونگ نروز، وہ مطلب اس کی ساری زندگی اسی قسم کی چیزوں کے اندر سے، سٹریس والی ڈیسیژنز کے اندر سے گزری ہے، جہاں سے وہ ہمیشہ سرخرو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی نوز ہاؤ ٹو ٹیکل، ہی نوز ہاؤ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ۔ یہ اس وجہ سے ان کو دو تین چیزیں ان کو دماغ میں رکھنی چاہیے۔ ایک، آلدو تو ان کی اپنی عزت تو ہے نہیں، لیکن اسٹل جسٹ فار دا سیک آف دیٹ تھنگ، اگر ان لوگوں نے ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ سارے کام کیے تو سب ان کو کہیں گے کہ یار تم امریکہ سے ڈر گئے ہو، چاہے وہ وجہ وہی ہو کہ امریکہ کا پریشر آ جائے یا جو بھی ہو، جس لحاظ سے ہو، کیونکہ وہاں پہ ٹرمپ نے کچھ باتیں کی تھیں، اور ہوپ فلی جس طریقے سے پچھلے ایک سال میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی، جس طریقے سے جو مینڈیٹ چوری کیا گیا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی بیسس پہ ان 60 یا 64 جو سینیٹر تھے انہوں نے بھی ایک لکھا تھا کہ پاکستان میں نہ تو ڈیموکریسی کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے پراپر طریقے سے، اور نہ ہیومن رائٹس کی وہاں پہ پراپر طریقے سے کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے۔ ہم لوگوں نے پرابلی اس وجہ سے ابھی ذرا سلو اس لیے ہوئے ہوں گے کہ جیسے اچکزئی صاحب نے ریکویسٹ کی ہوگی، سو پاکستان تحریک انصاف تھوڑا سا ٹائم دے گی حکومت کو، یا شاید دے رہی ہوگی، آئی ایم ناٹ شیور آف دیٹ، لیکن موسٹ پرابلی اس کی بیسس پہ ہو رہے ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ عمران خان نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ بیسیکلی بدنیت لوگ ہیں، PMLN والے جو حکومت والے ہیں، اور اگر آپ سر آپ کو نہیں لگتا کہ بدنیتی سے زیادہ اب یہ بھی ہے کہ جو احتجاج میں ناکامی ہوئی ہے اس کے بعد اب آپ کی پوزیشن زیادہ کمزور ہوئی ہے، حکومت طاقتور ہوئی ہے، وہ اس لیے جو ہے وہ زیادہ کوئی لفٹ کروانے کے موڈ میں نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں۔ انفیکٹ جب ہم جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ناکامی ہوئی ہے، مجھے ایک بات بتائے، جولین والا باغ کی ٹریجڈی کے بعد کیا انڈیا میں جو تحریک تھی وہ دم توڑ گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، یا جولین والا باغ کے بعد ایکچولی اس تحریک نے زیادہ شدت اختیار کر لی تھی؟ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ یس سیٹ بیک ہوا ہوگا، یس سارے ہوں گے یہ اب، لیکن یہ جو وزن ہوگا، لیکن سر اس کے بعد تو دیکھیں نا وہ اتحاد تھا، متحد دکھائی دیتے تھے، آپ کی جماعت اس وقت ہمیں منتشر دکھائی دیتی ہے، کوئی بیان اٹھ کے لیڈر دیتا ہے، کوئی بیان دیتا ہے۔ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہمارے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، ایز مچ ایز دے آر امپورٹنٹ، ان سے زیادہ امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پاکستان کی جو عوام ہے، نمبر 2 عمران خان ہے۔
इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है। इसके दरमियान में वो जो इंटरमीडिएट्स होते थे ना, जिसको हम इलेक्टेबल्स कहते थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एग्जिस्ट नहीं करते। सो अवाम जो है ना वो खान के साथ डायरेक्ट है, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, क्योंकि वही वाली बात है कि the power of the people is much stronger than the people in power. So मैं ये समझता हूँ कि अगर इस हुकूमत में थोड़ी सी अकल हो, जो कि नहीं है, क्योंकि और बदनीयती क्या है, देखें अगर ये बदनीयत लोग ना होते तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ इन्होंने जो किया है वो कभी ना करते। इनको पूरी तरीके से पता था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है। इन्होंने उनको लाल बत्ती ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि जी हम आपके साथ ये डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और आप हमें वोट दे दे 26वीं तरमीम में। उनसे झूठ और धोखे के लिहाज से इन्होंने उनसे वोट तो ले लिया, लेकिन अब उसको झंडी करा दिया, और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले मिल के कर रहे हैं। इनमें से ये नहीं है वो है। रही बात MQM और पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हुकूमत पे डाल रहे, वो इन पे हुकूमत पे प्रेशर नहीं डाल रहे, वो बेसिकली अपनी जो वो उनसे चीजें लेना चाहते हैं वो ब्लैकमेलिंग कर रही है। सारे बेसिकली ब्लैकमेलर्स इकट्ठे हुए हैं। हमारे साहब ये आपकी बात कहीं ना कहीं बिल्कुल दुरुस्त है कि पॉलिटिक्स में ब्लैकमेलिंग तो चलती है, जाहिर बात है अपने मफादात को हर जो पॉलिटिकल पार्टी है तरजीह देती है। फर्दर स्टेप्स की बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है कब से शुरू कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि सिविल नाफरमानी से आप जो लोग हैं, ये पार्टी जो है अपने मकासद पूरे कर पाएगी? देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो असल इनके ऊपर जो एक बहुत बड़ा प्रेशर है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ये बहुत चीज़ें कह रहे हैं कि जी हमारा जो अफरात ज़र है या जो इन्फ्लेशन है वो कम हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फ्लेशन कम हो गई है। इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द प्राइसेस। आपका रेट कम हो गया लेकिन इंक्रीज चल रहा है। अच्छा, दुनिया में जो एक्सेप्टेबल होती है वो 2% होती है, आप उससे अभी भी ज्यादा है, लेकिन ये बढ़ रहा है और आपके जो भी प्राइसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, उस स्पीड से नहीं बढ़ रही, बढ़ जरूर रही है। तो अवाम के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, सिर्फ ये कि उसकी स्पीड जो है ना वो जरा स्लो हुई है, लेकिन बोझ बढ़ रहा है, ये याद रखना। नंबर 2, ये जिस चीज को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कर रहे हैं वो है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर, लेकिन एट द सेम टाइम स्टॉक एक्सचेंज से बेसिकली क्या हो रहा है, जो फॉरेन कंपनीज है वो अपना पैसा निकाल रही हैं। अच्छा, जो मेन जो प्रॉफिट शेयरिंग है, अगर आप उसका जो हुजम देखते हैं, अगर ये 1,10,000 को भी क्रॉस कर गया, लेकिन उसका जो हुजम है वो 2022 में जो 50,000 था उससे कम है। तो उसका जो पैसा जो चीज सर्कुलेट हो रही है उसकी प्राइस 2022 से भी कम है। उसके अलावा जो आप ये देख रहे हैं इस वक्त सारी इंडस्ट्रीज, खासतौर पे जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है वो होता है कंस्ट्रक्शन का, वो बिल्कुल इस पर रुका हुआ है, वो ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पर है। लोग कर ही नहीं रहे उसके ऊपर। अगर इनको थोड़ी सी भी फिक्र हो इस मुल्क की, और ये याद रखें इनमें से ज्यादातर जो लोग यहाँ लीडर बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड लीडर बैठे हुए हैं, वो उनका यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। उन सब लोगों का फाइनेंशियल स्टेक पाकिस्तान से बाहर है। वो लोग आपको और मुझे से लोगों को कहते हैं, सारे जो ओवरसीज है उनको कहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्होंने अपनी एक घर भी बेच के जो पाकिस्तान में लाके इन्वेस्ट किया हो। हालांकि इनका एक प्रॉपर्टी जो है ना वो करोड़ों। हुमायूं साहब, ये आपकी बात बिल्कुल बचा है कि अगर हम गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दें तो उससे पहले हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपना सरमाया जो है ना वो इस वतन अजीज़ में लगाएं, इसकी बेहतरी के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, मुज़ाकरात टॉक है, वो हम सब देख रहे हैं। जो डेडलाइन थी वो गुजर गई, अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या ये जो मुज़ाकरात की जो बैल है ये मंडे चढ़ेगी या नहीं, या फिर ये मामलात यूं ही चलते रहेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, मारूफ टिकटॉकर और व्लॉगर रजब भट्ट की बात कर लें, जिनके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में फैंस हैं, और उनके लाखों फॉलोअर्स को उस वक्त शदीद धचका लगा जब उन्हें यह खबर मिली कि रजब भट्ट को गैर कानूनी तौर पर असलहा और शेर का बच्चा रखने पर पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की जानिब से रजब भट्ट के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया गया।
दूसरी जानिब महकमा वाइल्ड लाइफ ने रजब भट्ट से बाजियाब होने वाले शेर के बच्चे को सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया, मगर रजब भट्ट के खिलाफ दरख्वास्त तक ना दी, जिसके बाद रजब भट्ट को गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस तमाम मामले के बारे में मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर मिर्ज़ा रमज़ान बेग। मिर्ज़ा रमज़ान बेग, ये बताइएगा कि इस वाक़े के बारे में आपने भी तहकीकात की होंगी, क्या सामने आया? ये शेर का बच्चा गैर कानूनी असलहा रजब भट्ट के पास किस तरह से आया, कहाँ से आया, पुलिस को इसकी इत्तला कैसे मिली, कैसे कार्रवाई की गई? अच्छा जी, ये बड़ी इंटरेस्टेड बात है कि पहले तो बात ये है कि टिकटॉकर जो रजब भट्ट को गिरफ्तार किया गया और ये एक शादी पर शेर का बच्चा उनको गिफ्ट मिला था। अच्छा, पुलिस राय का ये भी कहना है कि ये गैर कानूनी शेर का बच्चा जो है गिफ्ट लेने पर इनको गिरफ्तार किया गया है। रजब भट्ट को पार्क व्यू जो घर था वहां से उनको गिरफ्तार किया गया और महकमा वाइल्ड लाइफ की जो टीम थी उनके हमरा पुलिस ने छापा मारा और वो भी एक इतला मुखबर की इतला पर छापा मारा गया था और महकमा वाइल्ड लाइफ ने गिरफ्तार करके रजब भट्ट को जो है हवालात में बंद कर दिया और रजब भट्ट से गैर कानूनी गन भी थी एक, वो भी उन्होंने बरामद की। अच्छा। और ये लाइसेंस के बगैर थी और नोमलू जो शेर का बच्चा रखने पर उनको इस हवाले से गिरफ्तार किया गया और चूंकि पुलिस ने पहले रजब भट्ट को जब गिरफ्तार किया और थोड़ी देर बाद ही फिर उसको शख्सी जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। अच्छा, दिलचस्प बात ये थी कि जब रजब भट्ट को गिरफ्तार किया गया और शेर का जो बच्चा था वो भी बरामद हुआ और उसके बाद उनकी सिफारिशें भी आना शुरू हो गई थी और रजब भट्ट सुबह अदालत में जब पेश होकर एसपी जो अपनी जमानत करवाने के लिए पहले से तैयार थे, लेकिन वो शख्सी जमानत पे जाहिर उनको रिहा किया गया। इसके बाद जो नजायज उनके पास असला था केस में, जो एसएच होता, जाहिर सी बात है वो जमानत दे भी सकता है, अपनी तौर पर अपने जो अख्तियारात का इस्तेमाल भी कर सकता है। देखा जाए तो जो महकमा वाइल्ड लाइफ की जो टीम थी उनका कहना था कि ये पुलिस और हमारी जो टीम ने जब छापा मारा तो हमने ये भी बैकग्राउंड चेक की कि आया कि ये बच्चा जो गिफ्ट में दिया था वो कानूनी तौर पर यहाँ पे आया था। सवाल तो ये था, लेकिन जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब गिफ्ट में मुझे मिला, अभी तो मुझे पता ही नहीं था कि ये जो शेर का बच्चा मुझे गिफ्ट दिया जा रहा आया कि ये गैर कानूनी। अच्छा मिर्जा, ये तो शेर की कहानी होगी ना, मुझे ये भी बताइएगा कि रजब भट्ट ने अपनी शादी पे बहुत पैसा, बेतहाशा पैसा लुटाया, इवन दो उन्होंने मेहमानों पे डॉलर्स लुटाए हैं। मुझे बताइएगा असल में जरा प्रिसाइजली कि ये काम क्या करते हैं और इतना पैसा आया कहाँ से? देखिए जी, बात ये है कि रजब भट्ट एक फेमस और मशहूर आदमी है और टिकटॉकर भी है। अच्छा, उनका तो ये कहना है कि मैंने टिकटॉक से भी ये बड़ा पैसा कमाया और उनका और भी बिजनेस है, यानी कि कुछ जमीनें ले ली या खरीद ली या दे दी। अब उनकी जो बैकग्राउंड है, जाहिर सी बात है जब उन्होंने ये पैसा किस मेहनत से यहाँ कमाया, ये तो एक बाद में जो दूसरी चीजें हैं जो पुलिस की तहकीकाती जो टीमें हैं वो करेंगी, लेकिन जब ये शादी इतना बड़ा पैसा लगा के किया गया और इस ऐसे लोगों को वहां पे बुलाया गया, काफी ज्यादा लोग जो हैं वो एक तो बिजनेसमैन थे, एक तो रिचमैन, वहां पे लोग बहुत ज्यादा आए हुए थे। बिल्कुल रमजान बेग, ये तो फिर हमने मनाजिर देखे, सब नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर देखे, लेकिन ये बताएं कि एफआईआर में हम जो देखते हैं वो एक नुक्ता है, मतलब उनके फादर का नाम जो है वो भट्टी लिखा गया है, तो मतलब क्या ये भट्ट फैमिली है, भट्टी है, क्या मामला ये, या ये कोई गलती की बुनियाद पर लिख दिया गया एफआईआर में? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो कि इनका जो सही नाम है वो रजब शेख भट्ट उनका कहना है। अच्छा, अब एफआईआर में क्योंकि वो भट्टी लिखा गया है, वो जो लिखने वाले की वो गलती है, लिखने वाले की गलती है। और दूसरी बात ये है कि जब एफआईआर हो जाती है तो जो पहले लोग जो मुहर्रर होता है, जो नैब मुहर्रर होता है, उनको जातों से नहीं, उन्होंने जो आपने एक सिंपल कागज पे दिया होता है कि ये, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब मैं कोई एप्लीकेशन या कोई और शख्स देता है तो वो एज इट इज उसी तरह ही एफआईआर काटी जाएगी, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो अब जो उनके यहाँ दोस्त जिन्होंने इस चीज पे बिल्कुल देखा ही नहीं है कि आया कि उनकी क्या लिखा जा रहा है, भट्टी लिखा जा रहा है या भट्ट लिखा जा रहा है, तो उस पे जाहिर सी बात है वो थाने की भी गलती है। बिल्कुल ठीक है, यानी ये जो है ना वो गलती थी। बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग, इस इवेंट से मुतालिक और ये जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई हमें आप डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे थे। नजफ, ये जो बात की ना
کہ کیا کرتے ہیں, اتنا پیسہ لٹایا گیا لوگوں کی طرف سے بھی. ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ ہے, لیکن اس طرح سے نمود و نمائش کا یہ جو ٹرینڈ بڑھ گیا نا, ابھی ریسنٹلی پنڈی میں بھی ایک شادی ہوئی, ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے نا پیسے لٹائے گئے, ڈالرز لٹائے گئے. اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے جو کریں, مستحق ہیں, جو غریب ہیں, آپ ان کو نادار ہیں, کھانا کھلائیں, ان کا گھر چلائیں, ان کی ان کو مدد کریں راشن ڈال کے دیں, آپ ان کے بچوں کو پڑھائیں, آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن اتنی نمود و نمائش کر کے آپ سے سوسائٹی خراب کر رہے ہیں. کسی کو پتہ کس طرح چلے گا کہ آپ کے پاس جناب اتنا پیسہ ہے؟ لوگوں کو پتا چلے گا آپ کے پاس پیسے, اس کے نقصانات بھی بڑے, ڈاکو بھی آ سکتے ہیں, چور آ سکتے ہیں, FBR بھی آ سکتا ہے. بالکل, کہ اور آپ سے سوال ہو سکتا ہے اتنا پیسہ آیا کہاں سے. تو جناب ایک اور خبر ہے جو اب ہم شامل کر لیتے ہیں اپنے پروگرام میں. معروف طبلہ نواز استاد ذاکر حسین کے حوالے سے یہ خبر ہے جو کہ گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے. بھارتی میڈیا کے مطابق استاد ذاکر حسین دل اور پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور گزشتہ 2 ہفتے سے امریکہ کے شہر سان فرانسسکو کے اسپتال میں زیر علاج تھے. ان کی عمر 73 سال تھی اور ان کے جو والد تھے استاد اللہ رکھا, وہ بھی طبلہ نوازی میں اپنا منفرد مقام رکھتے تھے. ذاکر حسین بھارت کے مشہور کلاسیکی موسیقاروں میں سے ایک تھے جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور خوب داد سمیٹی. بھارتی حکومت کی جانب سے استاد ذاکر حسین کی فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1988 میں پدما شری اور 2002 میں پدما بھوشن اور گزشتہ سال بھارت کے دوسرے بڑے سول اعزاز پدما ویشی بھوشن سے نوازا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے 4 گریمی ایوارڈز کے علاوہ کئی عالمی سطح پر ایوارڈز حاصل کیے. ذاکر حسین کے انتقال پر بھارت اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں موسیقی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے انہیں ذاکر حسین کے انتقال کو دنیائے موسیقی کا بڑا سانحہ قرار دیا ہے. بالکل جی, ایک بہت بڑا کہہ سکتے ہیں نقصان ہے جی موسیقی کا, اور اتنا بڑا وہ نام تھا, کیا ان کا مطلب کیا وہ اپنے فن پہ مہارت رکھتے تھے, جتنی اس کی تعریف کریں وہ کام. انٹرنیشنل لیول پہ سب سے مزے کی بات ہے کہ آپ کے کام کو, آپ کے ٹیلنٹ کو انٹرنیشنل لیول پہ سراہا جائے, ایوارڈز ملے, لوگ آپ سے پیار کریں اور آپ کے پوٹینشیل سے پیار کریں. تو ناظرین آپ نے بھی ہم سے اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے اور کہیں نہیں جانا. ہمارے ہم بریک سے ہو کے واپس آتے ہیں. ٹیک اے بریک. ناظرین پروگرام میں اب وقت ہو گیا ہے ہمارے نہایت ہی اہم سیگمنٹ قرآن اور سائنس کا, اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے زمین پر زندگی کی پیدائش کے لیے سب سے پہلا اور اہم عنصر یعنی پانی. یہ پانی ہی ہے جو سمندروں کی گہرائیوں سے لے کر دریاؤں کے بہاؤ تک ہر جگہ زندگی کے امکان کی بنیاد فراہم کرتا ہے. جدید سائنس بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں, مگر قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے اس حقیقت کو کھول کر بیان کیا تھا کہ زمین پر زندگی کی ابتدا بھی پانی سے ہوئی اور آج بھی ہر جاندار کے لیے پانی زندگی کی کنجی ہے. قرآن مجید میں پانی کی اہمیت اور اس کی افادیت کے بارے میں مالک کائنات کیا فرماتے ہیں, اور پانی سے متعلق یہ اسلامی نظریات جدید سائنس سے کتنی مطابقت رکھتے ہیں, اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے معروف اسلامی اسکالر ساجد اقبال شیخ صاحب کو. ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ویلکم جی. سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ زمین پر زندگی کی تخلیق اور اس کی بقا کے لیے پانی کتنا اہم ہے, کیا اس کی اہمیت ہے, اور قرآن حکیم کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بہت شکریہ جی. سنو ٹی وی کا یہ بہت اچھا سیگمنٹ آپ نے سٹارٹ کیا ہے, قرآن اور سائنس اور اس سے ریلیٹڈ جتنے ٹاپکس ہیں. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو پوری کائنات ہے اس کو جو بنانے والا ہے اللہ رب العزت کی ذات گرامی, تو اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کائنات کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بنیادی ضرورت ہیں, کیسے نظام چلنا ہے. تو اس کے لیے قرآن پاک نے ایک بہت خوبصورت اصطلاح پانی کے ساتھ استعمال کی ہے کہ ماء بقدر, ہم نے اتنا پانی نازل کیا ہے جتنا تناسب کے مطابق ضروری تھا. اور اس میں پھر اسکالرز نے اور اس میں سائنسدان بھی شامل ہیں, جس میں علماء بھی شامل ہیں, ان سب نے تحقیق کر کے یہ عجیب و غریب بات سامنے لائے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو جتنا پانی قیامت تک کے لیے ضروری تھا سارا اسی وقت پیدا کر کے سٹور کر دیا گیا. اور وہ پانی ایک جیسا نہیں ہے, وہ پانی مختلف نوعیتوں کا ہے اور مختلف ذائقوں کا ہے اور مختلف اس کے اندر کیمیکل ریئیکشنز موجود ہیں. اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اندر میٹھا پانی کا سٹور جہاں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا سٹور ہوتا ہے نمکین پانی کا اور کھارے پانی کا, اور دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں. بالکل. اور قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, ان کے درمیان جو پردہ رکھا ہے وہ ہم نے رکھا ہے.
اور دوسری جگہ فرمایا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، ہم نے ایسا گیپ کر دیا ہے. اور دنیا میں ایسے بے شمار جگہ ہیں، خود پاکستان میں بھی، جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن کا پانی آپس میں نہیں ملتا ہے. ان کے کلر بھی علیحدہ ہیں. بالکل، وہ چیز آج پروف کری ہے آپ سائنس. دریائے کوبل اور دریائے نیلم کو دیکھ لیں، دریائے جیلم کو دیکھ لیں، دونوں پانی مل رہے ہیں لیکن دونوں کو کلر بھی بالکل ایسا ہی ہے، آپ ڈفرنٹ. شارع قراقرم پہ بھی سفر کریں تو آپ کو اس طرح کے منظر دیکھنے کو یہ ملیں. سارا منظرنامہ یہ بتاتا ہے کہ اصل وہ خالق کائنات ہے جس نے انسان کی تمام ضروریات کی طرح پانی بھی اسی قدر پیدا کر دیا جتنا انسان کو ضروری تھا. اور اس کا ایسا یہ جو ریسرچ آپ کہہ رہے ہیں نا، جدید سائنس، جدید سائنس تو دیکھیں وہ کوئی مقابل نہیں ہے قرآن کے. بالکل سپرمیسی تو قرآن کی ہے. سپرمیسی قرآن کی ہے. غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم سپرمیسی سائنس کو سمجھتے ہیں، جب وہ تو کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہے، وہ چینج وہ تو آج چیزیں پروف کر رہے ہیں جو قرآن قرآن پاک کی مجید میں جتنی 1400 چیزیں ہیں، سال آپ ایک پہلے ایک چیز پر غور کرتے چلے جائیں. خود ایک چیز کو پانی کے حوالے سے جو قرآن پاک کی سب سے معروف آیت ہے نا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی کا تعلق پانی سے کر دیا ہے. اب بھی لوگ ایمان نہیں لاتے. یعنی اکیلی ایک چیز، جانا حالانکہ اللہ کی بے شمار کائنات میں نشانیاں موجود ہیں، صرف ایک چیز ہی ان تمام انسانوں کے ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے پانی کو وابستہ کر دیا ہے ہر چیز کی، صرف انسانوں کی نہیں، ہر چیز کی زندگی کے ساتھ. آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ پانی غائب ہو جائے یا پانی کم ہو جائے تو یہ زندگی حضرت آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک دن اگر پانی نہیں آتا گھر پہ، موٹر خراب ہو جاتی ہے یا گورنمنٹ کا پانی بند ہو جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے ہمارے کیا حالات ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے حضرت یہ بتائیے گا کہ پانی کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے اور اسلام میں اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اگر سائنٹیفکلی ہم دیکھیں تو ہماری پوری دنیا 70-80% پانی پہ مشتمل ہے، لیکن پھر بھی پانی کی کمی ہے. دیکھیں وہ پانی کی کمی کے بارے میں بھی قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یہ آیت ہے جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے پانی نازل کیا اور تمہاری تناسب کے مطابق نازل کیا اور اس سے ہم نے زندگی وابستہ کی، پودوں کی، انسانوں کی، حیاتات، جماعتات، سب کی. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ یاد رکھا کرو اس پانی کو لانے والے ہم ہیں اور جب ہم چاہیں گے اس کو ہم واپس لے جائیں گے. بے شک. اور سورۃ الملک کی جو 30 نمبر آخری آیت ہے اس میں بھی یہ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یہ جو بہتا ہوا پانی اگر ہم اس کو لے جائیں تو تم ساری طاقتیں بھی جمع کر لو، تم اس کو واپس نہیں لا سکتے. کوئی شک نہیں. تو یہاں جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایات فرمائی ہیں کہ چاہے ندی کے کنارے پر بھی وضو کر رہے ہو پانی ضائع نہیں کرنا. پانی کو فضول بہانا ہمارے ساری روایت کے اندر بہت برا سمجھا جاتا ہے. حتیٰ کہ پانی ضائع کرنے والا بھی ہو اس کے بارے میں بھی ہمارے علماء اور بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ اس کو ضائع نہ کریں، کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں پرندے استعمال کر لیں اس کو، یا کوئی اور چیز جہاں پودوں کو ضرورت ہے وہاں لگا دیں، بجائے اس کو آپ ایسے پھینک دیں. تو پانی کا جو رویہ ہے اس میں واقعتاً یہ بڑی ناشکری ہے. سورۃ الواقعہ کے اندر، چونکہ یہ پانی اور قرآن کا موضوع ہے آپ کا، سورۃ الواقعہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، لوگو تم اس پانی پر غور تو کرو جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے نازل کیا ہے یا ہم نے نازل کیا ہے؟ اور اس کو بادلوں سے نازل کرنے والے ہم ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اور ہم اگر یہ چاہیں تو یہ پانی تمہارے لیے اتنا کڑوا بن جائے کہ قابل استعمال نہ رہے. افلا تشکرون، پھر بھی شکر نہیں کرتے ہو. تو شکر میں جہاں دیگر چیزیں ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ اس کو ضائع کرنا اس کو شریعت نے سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے. اور اس کا جو ہمارا اوورآل ایک پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ پانی کو جب ذرا ارد گرد دیکھیں، پانی کے لیے جو مسائل ہیں پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں اور خود پاکستان میں کتنا بڑا ایریا ہے کہ جس کا انحصار ہی صرف پانی پہ ہوتا ہے کہ پانی ہوگا تو فصلیں ہوگا. پانی خرید کے کراچی کی مثال دی ہے، آپ استعمال کرتے ہیں، آپ آئے روز دیکھتے ہیں ٹینکر مافیا ذکر ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے پنجاب میں ہے، لیکن پنجاب کا رویہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ برش کرتے ہوئے بھی آپ پانی کھول شیو کر رہے ہیں تو ٹیپ کھلا ہوا ہے آپ کا، آپ گاڑی دھو رہے ہیں تو آپ پانی کھول رہے ہیں، اتنا زیادہ ضیاع کر رہے ہیں. ایجوکیشن کی ضرورت ہے. یہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، یہ بالکل یہ چیز ہونی چاہیے. یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم جو ہے نا اویئر کریں لوگوں کو کہ بہت احتیاط سے استعمال کریں. ساجد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ
قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ 63 بار ذکر ملتا ہے پانی کا، جی کہیں جو ہے اسے فرات کے نام سے، جی جی کہیں جی طہور کے، سبحان تو اللہ، کیا کیا اوصاف بیان کیے گئے ہیں؟ سبحان اللہ، بہت پیارا سوال کیا آپ نے. دیکھیں قرآن پاک میں 63 مرتبہ تو پانی کا لفظ ماءن استعمال ہوا ہے نا. اس کے علاوہ بھی پانی کا کبھی باہر کے، کبھی دریا، کبھی ندی، یہ جو استعمال، اگر یہ استعمال دیکھا جائے، اور یہ تو بہت زیادہ ذکر ہے قرآن پاک میں. اور قرآن پاک نے ایک جیسے اصطلاح ہے نا ماءن طہورا، تو ماءن طہورا کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے اندر یہ صفات موجود ہیں کہ وہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اور پورا قرآن اور اسلام تو انسان کو پاکیزہ بنانے کے لیے آیا ہے. اس لیے ہمارے محدثین جب مسائل بیان کرنے ہیں تو جو نا کتاب الطہارہ سے شروع کرتے ہیں تاکہ وہ مسائل بیان کریں، اور طہارت کے سارے مسائل کا تعلق پانی سے ہے. اور سورۃ الانفال کی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم الرجز، یہ پانی جو ہے تمہارے جسم کو بھی پاک کرتا ہے، تمہاری روح کو بھی پاک کرتا ہے. دیکھیں جب آپ پانی سے اگر بات لیتے ہیں یا وضو کرتے ہیں تو صرف اس کا اثر آپ کے جسم پر نہیں ہے، آپ کی روح بھی تازہ ہوتی ہے، فریشنس فیل کرتے ہیں. بالکل، یہ بھی پانی کے اندر اللہ اور ہم یہ رب العزت کہتے نے بھی ہیں کہ ہم بڑا اچھا فریش محسوس ہو کر گئے ہم نے ہیں. شاور لیا، ہم بہت اچھا محسوس یہ جو کر رہے پانی ہیں. آپ کا ہے نا، یہ آپ کے روح کو بھی پاک کرنے والی چیز ہے، قرآن کہتا ہے یہ، اور آپ کے جسم کو بھی پاک کرتا ہے. اسی طرح فراتا کا لفظ آپ نے بولا ہے، فرات کے اندر بھی یہی معنی پایا جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو انتہائی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ بنانے والی ہے. تو یہ یہ جو چلتا ہوا ماء معین کا لفظ سورۃ الملک کے اندر استعمال ہوا ہے. تو یہ تو ایک آیت اگر قرآن پاک کی پانی کے بارے میں اگر غور کر لیں تو آپ کے سامنے ایسے حقائق سامنے آتے ہیں، انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نشانی. خود پانی بنا کیسے ہے، اس کے اندر کون سی وہ جو گیسیں شامل ہیں، اور وہ گیسیں تو خود آگ بھڑکانے والی ہیں، لیکن پانی کے اندر پانی کی صفت یہ ہے کہ وہ آگ بجھاتا ہے. اور جب اس کو آپ سیپریٹ کرنے کی کوشش کریں تو کوئی ایسی قوت موجود نہیں ہے کہ دوبارہ اس طرح پانی بنا سکے. آگ بھی بجھاتا ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے، دونوں. تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. افلا تشکرون، قرآن نے پانی کے ساتھ بھی لگا کے بولا ہے. اچھا کچھ ذرا بتائیے گا کہ زمین پر جو ہے زندگی کی تخلیق اور بقا کی اگر ہم پریسائزلی بات کریں تو پانی کے ساتھ اس کو کس طرح لنکڈ کر سکتے ہیں، اس کی اہمیت کو؟ دیکھیں آپ ذرا غور کر لینا، یہ تو ویسے جو زمین کا ٹکڑا ہے، پوری کائنات میں جتنی وسعت ہے، یہ خود پورا زمین کا ٹکڑا بھی بالکل معمولی حیثیت رکھتا ہے. دیکھیں تو لگے گا نقطہ ہی ہے، کوئی ڈاٹ ہی ہے. نقطہ بھی بڑا ہوتا ہے. زمین اس سے بھی بہت چھوٹی ہے، جس میں ایک جگہ پر ہم ایک شہر میں یا ایک سوسائٹی میں بیٹھ کر کو بڑا سمجھتے ہیں، اور ہم خود کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں، میں یہ میں وہ، اور ہم کچھ نہیں ہیں. ایک لمحے کے لیے نا ہم اس امیجینیشن بھی نہیں کر سکتے. بالکل. اب تو سائنسدانوں نے بیچاروں نے ریسرچ کر کے تو کلسٹرز اور کلسٹر سے آگے چیزیں پورٹلز ڈسکور کیے ہیں. بالکل. اس میں اندازہ لگائیں، اس میں پورا کرۂ ارض، اس کی طرح آپ اندازہ لگائیں، نقطہ بہت بڑی چیز ہے اس کے مقابلے. تو چلیں اس کرۂ ارض کو لیتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں. جی جی. اس کرۂ ارض کی ایک ایک چیز یہ بتاتی ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے ایسے بنایا ہے کہ انسان اس میں زندگی جو ہے وہ قائم رکھے اور دائم رکھے جب تک اللہ چاہے گا. بالکل. یہ جو پانی ہے، اس کے بارے میں ایک پانی کے ساتھ دوسرا سیگمنٹ ہے جس کو ہم بارش کہتے ہیں. بالکل. تو بارش جب نازل ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ بارش بھی ہم ایسی نازل کرتے ہیں جس سے پرابلم نہ ہو انسانوں کو، نہ اتنی کم نازل ہو کہ ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے، نہ اتنی زیادہ ہو کہ ان کو پرابلم ہو جائے. تو یہ جو آپ کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ 70% پلس جو ایریا ہے وہ آلریڈی پانی کی شکل میں پانی ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ سمندروں میں، دریاؤں میں، ندیوں میں، اور وہ خوبصورتی کی علامت ہے. اب پانی کے پاس جاتے ہیں، خوبصورتی بھی ہے اور یہ پانی موجود ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جناب ہم جو ہے نا اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس کی قدر و قیمت کا جو ہے وہ احساس کریں. ہمارا دین بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اس سلسلے میں. ہاں، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے سنو پاکستان، کہیں مت جائیے. ویلکم بیک ٹو سنو پاکستان ونس اگین. اب کچھ بات ہو جائے جناب ستاروں کی چال کے بارے میں، تو دسمبر کے تیسرے ہفتے کا آغاز ہے اور آپ لوگ یقیناً یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے آسانیاں لے کر آ رہا ہے، مشکلات، اور اس ہفتے کون سے آپ کے ایسے رکے ہوئے کام ہیں جو کہ ہو جائیں گے یا پھر آپ کو
मजीद इंतजार दरकार है। तो जनाब रवां हफ्ता मुख्तलिफ सितारों के लिए, स्टार्स के लिए कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। हमारे पास हमेशा की तरह मारूफ एस्ट्रोलॉजर मौजूद है, दाऊद अहमद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शुरू हो जाइए दाऊद, वक्त आपका है। आपका शुक्रिया, आप हमेशा खिले खिले रंगों में आके हमें याद करते हैं। क्या और बात है। हम पहले हम बात कर लेते हैं एरीज। एरीज बुर्ज हमल वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एरीज वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं, तो स्टोरी ऑफ द वीक एरीज वाली 3 कार्ड्स की एनर्जी से सॉलिड फैसले, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद, नए कामों का आगाज़ और 2025 को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे कुछ चीज़ों से मुतल्लिका जो गुजरी हुई हैं, आप थोड़ा सा परेशान हैं। ये मायूसी और परेशानी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके लिए कोई बड़ा डिसीजन नज़र आ रहा है इस वीक में। ये डिसीजन आप मशवरे से ले सकते हैं। जॉब और कैरियर में कुछ चीज़ें इस वक्त नहीं सही, फैसले नहीं करने और थोड़ा सा वेट करना है। और मोहब्बत की बात करें तो डबल माइंडेड नज़र आते हैं। और जनाब हेल्थ की बात करें तो जिस्म के ऊपर बोझ, आयत करीमा पढ़ें 11 मरतबा रोज़ाना। और एजुकेशन, तलबा तालबात फोकस बेहतर करें। और ट्रैवल आप लोग इस वीक में कर सकते हैं। नेक्स्ट जनाब आगे चलते हैं, बात करते हैं टॉरस की। टॉरस वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक 3 कार्ड्स टैरो कार्ड से देखते हैं कि टॉरस वालों का ये वीक क्या होने जा रहा है। तो टॉरस वालों की 3 कार्ड्स की एनर्जी की बात करें, देखिए किस्मत आपको जो है बेहतर ऑप्शंस और फेवर देती हुई नज़र आ रही है। एस ऑफ कप का मतलब है कि कामयाबी आपके पास आ रही है, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आते हैं। अचानक कोई नेगेटिव फैसला आपके लिए इस वीक में आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। आप कंफ्यूज और प्रेशर में जो होंगे उससे आपकी नेगेटिविटी बढ़ेगी और मामलात ख़राब हो सकते हैं। जॉब और बिज़नेस में नेगेटिविटी है और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करना। और यहाँ पे मैरिज में बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस, कामयाबी मिलेगी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ डिस्टर्ब है, वॉक करें। और जनाब एजुकेशन की बात करें तो तलबा तालबात को अपना फोकस बेहतर करना चाहिए। और ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग अभी आप इस वीक में ना कीजिएगा। जेमिनाई की बात करते हैं जनाब जेमिनाई वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जेमिनाई वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। तो जेमिनाई वालों का बड़ा ज़बरदस्त फोकस है इस वीक में, बड़ी ज़बरदस्त मदद है, कामयाबी है और बड़ी खबर आपको मिल सकती है। यहाँ पे आपके लिए द चैरिट, कुदरत की देवी मेहरबान है, कामयाबी मिलेगी। और जो कुछ करना चाहते हैं इस वीक में आपके पास सलाहियत और पावर्स की कमी नज़र नहीं आती। जॉब और बिजनेस में कामयाबी मिलेगी, नए ऑप्शंस और नई अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबियों के रास्ते खुलना। मैरिज लाइफ, लव लाइफ में डिस्टर्बेंस है। और जनाब हेल्थ की बात करें, कामयाब हेल्थ है। वाइट कलर का इस्तेमाल, दूध और लिक्विड ज़्यादा यूज़ कीजिए। एजुकेशन तलबा तालबात का बड़ी ज़बरदस्त होगी। और ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग आप मौके के मुताबिक कर सकते हैं। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक 3 कार्ड की एनर्जी से बात करें कि कैंसर वालों के लिए ये वीक कैसा, तो कैंसर वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये वीक। पावर्स, एनर्जी, फैमिली में वक्त गुजारें, अपनों में वक्त गुजारें, ज़्यादा अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी। द सन भी मौजूद है आपकी कार्ड की एनर्जी में। ये इस वीक में आपके आने वाले मुस्तकिल की बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग हो सकती है। और जजमेंट, कोई पिकनिक, फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, खुशियां मिलेंगी। जॉब और बिजनेस कार्ड में बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। मैरिज और रिलेशन में नई शुरुआत, कामयाबी है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आप जज्बाती अगर होंगे तो सेहत के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। और जनाब एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है। और ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लियो वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक 3 कार्ड्स की एनर्जी से मैं बात करूंगा तो लियो वालों का ये वीक बहुत ज़बरदस्त है। आपके स्टार्स बहुत ज़बरदस्त आगाज़ कर रहे हैं इस वीक का। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, इंजॉयमेंट भी रहेगी और रूहानियत और ज़ाहरी मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद है। अपनी बातें अपने तक रखिएगा, क्योंकि इस वीक में जो चीज़ें अपने तक रखेंगे वो आपको फ़ायदा भी देंगी। जॉब और बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, नए काम मिल रहे हैं आपको इस वीक में। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो जनाब कामयाबी मिलेगी। जिन लोगों के रिश्ते नहीं हुए मंगनी वगैरह की तरफ जा सकते हैं। हेल्थ ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है। और एजुकेशन में भी कामयाबी मिलेगी। और ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। कोई आजकल छुट्टियों का भी माहौल होगा तो आउट ऑफ सिटी का, कंट्री का प्लान भी हो सकता है। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक 3 कार्ड्स की बात करें तो विर्गो वालों का ये वीक क्या होने जा रहा है। तो विर्गो वाले नई ऑप्शंस, कामयाबी,
नए रास्ते और इमिग्रेशन के मामलात भी इस वीक में आपके ज़बरदस्त नज़र आते हैं। अच्छा। आपकी स्पिरिचुअलिटी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है, आप सोच विचार में इजाफा, और यहाँ पे कोई नई ऑप्शंस आपके पास कुदरत आपको देती हुई नज़र आ रही है। क्या बात। और जनाब जॉब और बिजनेस बड़ी खबरें, हैरानकुन खबरें और कामयाबी की तरह साथ आपका जॉब बिजनेस बेहतर है। मैरिज और रिलेशन में 50-50 चांसेस हैं। फजूल खर्ची ना करें, अखराजात को कंट्रोल करें। हेल्थ नहीं सही, आपकी सेहत का ख्याल करना, जो लोग स्मोकिंग करते हैं बिल्कुल ना करें, वॉक करें। और जनाब एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है तलबा तालिबात की, और ट्रैवलिंग आप लोग इस वीक में कर सकते हैं। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक 3 कार्ड्स की एनर्जी से बात करें तो बड़ी चेंजिंग, बड़ी तब्दीली। लिब्रा वाले चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी डेथ कार्ड से आगाज़ जो होता है वो कामयाबी के साथ नए सफ़र का आगाज़, क्योंकि सेकंड कार्ड की एनर्जी में आपकी खुशियां, आपके अरमान पूरे होने के भरपूर चांसेस। वाइट कलर का इस्तेमाल और जुम्मा वाला दिन मीठे का सदका, जिसमें आप 500 ग्राम बर्फ़ी का सदका बहुत सूट करेगा आपको, और यहाँ पे आपको कोई नया काम और बड़ी मदद मिल रही है। बहुत खूब। जॉब और बिजनेस की बात करें, जॉब और बिजनेस में आप कंट्रोल रखिए अपने अखराजात को। मैरिज और रिलेशन बड़ी खबरें, और हेल्थ की बात करें, हेल्थ आपकी स्ट्रॉन्ग है। और जनाब एजुकेशन की बात करें, तलबा तालिबात की फोकस बेहतर करें, और जनाब ट्रैवल आप कर सकते हैं। स्कॉर्पियो वालों के इस वीक की 3 कार्ड्स की एनर्जी से हम देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। तो स्कॉर्पियो वाले बड़े जज्बे और हिम्मत और उल अज़म के तरीके से अपने मामलात को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। और अगर आप घरेलू ख़वातीन हैं तो बच्चों के ऊपर गुस्सा ना करें, और बड़े पॉजिटिव तरीके से अपने मामलात को लेकर चलें, और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं उसकी आपको अल्लाह ताला क्लैरिटी दे देंगे। जॉब और बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, हासदीन से बच के रहना है, हसद की निगाह नज़र आ रही है। और मैरिज और रिलेशन में अपनी बातें अपने तक रखिएगा, फ़ायदा हो जाएगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी सही नहीं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। एजुकेशन की बात करें तो ज़बरदस्त है, और ट्रैवल आप लोग इस वीक में कर सकते हैं। सैजिटेरियस वालों की 3 कार्ड्स की एनर्जी की बात करें तो सैजिटेरियस वालों के लिए क्या सूरत हाल रहेगी। सैजिटेरियस वालों के लिए तो इस वीक में कामयाबी की चाबी आपके पास है। आपकी अहमियत, आपकी घर में अहमियत, जॉब बिजनेस कैरियर में ज़बरदस्त नज़र आती है। बट अपनी सेहत का ख्याल करें, नींद को पूरा करें, और किसी बात का प्रेशर ना लें। किसी भी बात का प्रेशर आपकी कामयाबी के लिए रुकावट बन सकता है। जॉब और बिजनेस में मुस्तकबिल की प्लानिंग होनी चाहिए, कुछ डिले है। मैरिज और रिलेशन बहुत ज़बरदस्त है, अपने महबूब से ज़्यादा आप अजहार मोहब्बत कर सकते हैं। हेल्थ स्ट्रॉन्ग है, वॉक कर रहे हैं, और एजुकेशन के मामला भी स्ट्रॉन्ग हैं। और ट्रैवल आप लोग इस वीक में कर सकते हैं। आगे चलते हैं और कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न आई थिंक कितना टाइम रह गया हमारे पास? हमारे पास अभी टाइम है 1 मिनट, 1.5 मिनट। ठीक है। कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक मैं 3 कार्ड्स की एनर्जी से बात करूं तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये वीक कैसा है। तो जनाब कैप्रिकॉर्न वालों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त। अरे वाह जनाब, यहाँ पे आप क्वीन एक जिस भी शोबे में हैं आपकी इज्जत शोहरत में इजाफा नजर आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी भी है और मामला बहुत ज़बरदस्त चलेंगे। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, अगर आप चाहते हैं कि जॉब के लिए कहीं स्किप करना, कहीं जाना, कोई घर खरीदना, तो सारे कामों में आपको मदद मिलेगी। जॉब और बिजनेस, राब्ते, कम्युनिकेशन, जितना आप मोबाइल पे राब्ता और सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे आपका जॉब बिजनेस बेहतर हो जाएगा। मैरिज और रिलेशन बहुत ज़बरदस्त है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपको अपना सेहत का ख्याल करना चाहिए, खाना पीना वक्त पे खाना, और एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है। और ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त रहेगी क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड नजर आता है। ठीक है जी। एक्वेरियस बुर्ज दिलो 3 कार्ड्स की एनर्जी से कैसा रहेगा एक्वेरियस वालों का ये वीक। बहुत सी बातें दिल में छुपी हुई हैं एक्वेरियस वालों के, जी और जीने दो के ऊपर जो आप चलते हैं सही चलते हैं, क्योंकि आगे आपके लिए जजमेंट, खुशियाँ, खैर बरकत, आपका मूड बहुत ज़बरदस्त रहेगा इस वीक में। अच्छा, आपके लिए कमाल बात यह है कि अगर आप अपने बुजुर्गों के पास बैठेंगे, बड़ों के पास बैठेंगे, तो ज़्यादा कामयाबियां समेटेंगे। ठीक। और जनाब यहाँ पे जॉब बिजनेस, जज्बाती ना हो अपने जॉब और कैरियर में, मुंह से ऐसी अल्फाज ना निकालें जिससे कोई नाराज़ हो। मैरिज और रिलेशन में बहुत ज़बरदस्त मदद है और कामयाबी है। हेल्थ आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, वॉक ज़रूर कर रहे हैं हेल्थ का। एजुकेशन भी ज़बरदस्त है और ट्रैवल आप कर सकते हैं। पाइसेस बुर्ज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो पाइसेस वाले किसी मामले को लेकर डबल माइंडेड हैं। अच्छा। इस मामले को लेकर डबल माइंडेड हैं। आप अपने कुछ ज़ाती मामला से मुतल्लिका कुछ नेगेटिव हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे यह है कि आपकी कुछ बातें आपके माइंड में चल रही हैं। क्या हैं ये? रूहानी बातें हैं, माइंड के ऊपर प्रेशर है। मैं समझता हूँ कि आपकी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़
क्रिएट हो सकते हैं जिनको आपने सॉल्व करने की भरपूर प्लानिंग करनी है। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में फजूल खर्ची नहीं करनी और अभी वेट करना है नेक्स्ट वीक का। मैरिज और रिलेशन में हैरान कोई खबर मिल सकती है। कोई हेल्थ की बात अरे करें, वाह। हेल्थ नहीं ठीक आपकी, डिस्टर्ब है। एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है और ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग में काफ़ी कामयाबी मिल सकती है। क्या वाह, बात वाह, है, वाह, वाह, बहुत जबरदस्त, खूब। क्या बस बेहतरीन दाऊद तरीके की से तो आपने- मजे की बात ये है कि टाइम दिया जाए, दाऊद और जो आपने है कहा सारे था कि स्टार्स मैसेज कंप्लीट कर नहीं और लेते मैंने हैं। सबका मैसेज ले लिया है। क्या जॉब, बात है। मैं बिजनेस, यही तो कैरियर, आपकी सब कुछ तारीफ बता कर दिया ना रही कि हूँ, क्या बात जनाब यही इसी बात के तो हम आपके मोतरफ हैं कि कम वक्त में आप ज्यादा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपकी बहुत आमद का। शुक्रिया आपका। तो नाजरीन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मईशत की बात करें तो मौशी बेहतरी के लिए जनाब कोशिशें हर सतह पर जारी हैं। हुकूमत की जानिब से उड़ान पाकिस्तान के नाम से एक नया मौशी प्लान तैयार कर लिया गया है जिसमें GDP की शरह को बढ़ाकर 9.8%, गुर्बत में 13% तक कमी, जबकि शरह ख्वानदगी 70% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हुकूमत के प्लान पर कब और कैसे अमल होगा, इसके असरात क्या होंगे और अवाम को इसका फ़ायदा कब होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बता सकता है। मगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हर नए दिन के साथ नया रिकॉर्ड बना रही है और अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। मार्केट में मुसलसल तेजी देखने में आ रही है और हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। स्टॉक मार्केट है क्या, इसमें कैसे कारोबार होता है और आम आदमी इसमें कैसे सरमायाकारी कर सकता है, तरीक़ेकार क्या है, सरमायाकारी का फ़ायदा कैसे होता है, कितनी महफूज है और साथ ही साथ इसमें नुकसान का नफ़ा जो है वो कितना हो सकता है, नुकसान का कितना अंदेशा है। बिल्कुल, ये और तमाम इन्हीं चीज़ें जो है ना देखने वाली हैं और ये इतने सारे सवालात हैं उज़ैर जिन पे आज तफसीलन हम बात करेंगे और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के एक्सपर्ट है ज़फ़र मोतीवाला। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपके वक्त का। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, देखने में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट हर दिन के साथ नया रिकॉर्ड बना रही है, ये मार्केट में तेज़ी की वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, मार्केट में तेज़ी की वजह ये है कि हम लोगों का जब से बैंक्रप्सी की खबरें पाकिस्तान में आई थी तो उस वक्त से हमारी मार्केटें बहुत ख़राब हो गई थी। पी मल्टीपल रेशो जो होता है प्राइस अर्निंग का, वो 3.5 पर चला गया था। अब जब खुदा करके टर्न अराउंड हुआ, हमारा IMF से डील हुआ, थोड़ी सी इकोनॉमी की भी अच्छी इंडिकेशंस आई, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल्ड हुआ, इंटरेस्ट रेट घटे तो और डॉलर रुपये की भी पैरिटी स्टेबल हुई, तो फिर मार्केट ने टर्न अराउंड लेना शुरू किया। अब उसके टर्न अराउंड में जो स्क्रिप्ट्स अभी जो बाइंग जिसकी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है वो एनर्जी का सेक्टर है और सीमेंट का सेक्टर है। वो इंडेक्स में टॉप हैवी होते हैं क्योंकि ये मामूली छोटी इंडस्ट्री के शेयर्स नहीं है, ये वो हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है, OGDC, पाको, PSO, इस तरह की बड़ी कंपनियां, सीमेंट की बड़ी कंपनियां। तो ये जब टॉप हैवी है इंडेक्स के अंदर तो जाहिर है उनमें अगर तेज़ी की आएगी लहर तो वो हमारे रोज के रिकॉर्ड बनते गए। 45,000 से स्टार्ट करें अगर आप, तो अब हम 1,15,16,000 की तरफ जा रहे हैं और मार्केट में अभी भी आज भी तेज़ी का रुझान है और मुझे लगता है कि ये तेज़ी कंटिन्यूस रहेगी काफ़ी टाइम। क्या बात है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये भी कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में जनाब बिल्कुल हम देखते हैं कि कारोबार में तेज़ी है, लेकिन मुल्क की मईशत को कैसे फ़ायदा इसका पहुंचता है, ये बड़ा अहम सवाल है। ये लोग जानना चाहते हैं इसका जवाब। देखिए, मुल्क की मईशत की जब भी आप लोग बात करें तो इसमें एक चीज़ आंसर देखिए कि मुल्क की मईशत अभी तक ठप है और वो टर्न अराउंड हो रही है। यानी ये हम कहीं पर क्लेम नहीं कर रहे कि बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी अच्छी हो गई है, GDP बहुत अच्छा हो गया है या हमारे ऊपर कर्जे कम हो गए हैं या IPPs के मसले ख़त्म हो गए हैं या एनर्जी सेक्टर के मसले ख़त्म हो गए हैं, गैस तो अब नापईद हो गई है। तो ये टर्न अराउंड में मईशत को अभी बहुत टाइम लगेगा। मैं तो अभी भी लोगों को पहले ही कह रहा था कि 2024 से पहले मैंने कहा 2025 तक भी नहीं होगा। अब स्लोली बट श्योरली ये टर्न अराउंड हो रही है। GDP की भी खबरें आ रही हैं कि हम 2.5-3% पर चले जाएंगे। डॉलर रुपये की पैरिटी भी अब स्टेबल है। आज मार्केट के अंदर जो बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है तो वो भी 200 बेसिस पॉइंट से 250 बेसिस पॉइंट कम होगी, जो एक बूस्ट देगी इकोनॉमी को और इंडस्ट्री को।
अच्छा, मुझे ज़फ़र साहब ये बताइएगा, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती है, इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है। एक आम आदमी घर बैठ के स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कैसे कर सकता है और इसका तरीक़ेकार क्या है? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है ना, इस पर तो महीनों लग जाएंगे। अच्छा। लेकिन ये है कि बेस है कि स्टॉक मार्केट वो प्लेटफॉर्म है जिससे अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है और उसके पास 50% ताकत है उसको लगाने की, तो 50% के लिए स्टॉक मार्केट में आ जाते थे और छोटे छोटे शेयर होल्डरों को अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ। जब वो नफे में इंडस्ट्री जाती थी तो वो जो है, वो जो शख्स है उसको बेनिफिट बहुत हो जाता था। फिर देखा देखी में कोई लोग कहते थे कि नहीं, इसका भाव तो और भी अच्छा होना चाहिए, इसका नफा ज्यादा है, तो वो शेयर के भाव बढ़ाते थे और उन लोगों से जो ओरिजिनल शेयर होल्डर होते थे उनसे खरीदने की कोशिश करते थे। इस तरह स्मॉल इन्वेस्टर मार्केट में एंट्री मारता था और इसी तरह गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं उसके अंदर भी शेयर होल्डरों ने एंट्री मारी और स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पर वो ट्रांजैक्शंस आसानी से हो जाते थे। तो ये एक फॉर्मूला है। इसके बाद उसमें थोड़ा स्पेक्यूलेशन आंसर आता है, थोड़ा रिस्क का आंसर आता है, फिक्स इनकम नहीं होती है, डिविडेंड पे आउट होते हैं, बोनस शेयर आते हैं। तो ये एक लॉन्ग गोइंग प्रोसेस है, लेकिन आम आदमी को इसको समझने में जो फकदान है वो इसलिए है कि पाकिस्तान में तालीम ख़त्म हो गई है और तालीम ख़त्म हो गई है, उसकी वजह से ये जो इस टाइप के बिजनेसेस हैं ये आम आदमी को समझने में बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा ज़फ़र साहब, आपने रिस्क की बात की, ये बताइएगा कि कितने नुकसान का देश है और कितना मुनाफा बख्श है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, और साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जनाब हम फौरी तौर पर मुनाफा कमा लेंगे, क्या ये मुमकिन है? देखिए, फौरी तौर पर जैसे अभी तो मार्केट चल रही है उसमें तो कमा सकते हैं। अच्छा। ये प्रोसेस होता है, रिस्क तो हर वक्त होता है इसके अंदर, क्योंकि हमारी मुल्क में माइक्रो लेवल पर कोई इंडस्ट्री अच्छा भी कर रही हो लेकिन मैक्रो लेवल पर कोई ना कोई तकलीफें आ जाती हैं, अड़ोस पड़ोस की दुश्मनियां हमारे मुल्क से, फिर हमारे खुद के पॉलिटिकल क्राइसिस, फिर ये जो बयानबाजी होती है, जो रिफ्ट होता है। अभी थोड़े दिन पहले आपके चैनल की तरह एक चैनल पर मैंने कहा कि आप ये पॉलिटिकल रिफ्ट खत्म करो तो इंडस्ट्री भी चलेगी, सब चलेगी। अब रिफ्ट खत्म हो गई तो एनर्जी का क्राइसिस, तो आईपीपी के जो है उनसे बातचीत चलेगी। अब यहाँ पर मैक्रो लेवल पर परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा प्रिसाइजली हमें इन चीज़ों के बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन आगे बढ़ते हैं और एक मज़ेदार खबर शामिल कर ली जाए मेरा ख्याल है, और वो खबर है किससे मुतालिक, ज़रा ये तो बताइएगा। आप खबर है जी एक शोबिज़ इंडस्ट्री से खबर है, हाँ जी, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हीर कहलाई जाने वाली अदाकारा फिरदौस बेगम, जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हें दुनिया से गुजरे आज 4 बरस बीत गए हैं। फिरदौस बेगम का असल नाम परवीन था और उन्होंने अपने करियर का आगाज़ बतौर क्लासिकल रकासा फिल्म फानूस से किया। क़याम पाकिस्तान से सिर्फ 10 रोज़ कबल 4 अगस्त 1947 को लाहौर में पैदा होने वाली फिरदौस बेगम ने तकरीबन 150 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। क्या खूबसूरत खातून थी फिरदौस बेगम, और मारूफ फिल्मों में हीर रांझा, दिलांदे सौदे, मलंगी और आंसू शामिल हैं। फिरदौस बेगम को फिल्म हीर रांझा में बेहतरीन अदाकारा निगार के अवार्ड के हवाले से नवाजा गया और फिल्म आंसू और ज़िद्दी में भी शानदार परफॉर्मेंस पर अदाकारा फिरदौस को अवार्ड से नवाजा गया। क्या ही ज़बरदस्त ये गाना था और कितनी खूबसूरती से मतलब टीम ने हमारी बड़ी एफर्ट किया और उनकी यादों को ताज़ा किया और हमें इतना प्यारा गीत सुनवाया। और ये सदाबहार गीत है, आप इसे जब भी सुन लेंगे ना आपको लगेगा कि जनाब ये आज ही बना है, आपके लिए ही बना है और आप इसे लुत्फ़ ज़हर आप गीत छोड़े, मैं तो एक्सप्रेशन से बाहर नहीं आ पाती। ये मेरी फेवरेट है फिरदौस बेगम, मुझे बहुत पसंद है और ये गाना बहुत खूबसूरत है। तो इसी खूबसूरत गाने के साथ आपसे अलविदा करते हैं। ये था हमारा आज का मंडे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या इनको अच्छा लगा और क्या मज़ीद देखना चाहते हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।